बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इट्स मी आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का। इसमें आज हम लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ ऑफ मोशन को आपस में रिलेट करेंगे। मैं ज़्यादा डिराइवेशंस की तरफ नहीं जाऊंगा, लंबी चौड़ी डिराइवेशंस नहीं करेंगे, टू द पॉइंट वो सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन में आपका टाइम बचा सकते हैं और आपके मुख्तलिफ टेस्टों में आपके काम आ सकते हैं। याद रहे कि एंट्री टेस्ट वगैरह में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता और न ज़्यादा टाइम होता है। तो जितने भी ये थ्रू आउट इस लेक्चर सीरीज़ में मैं बार बार आपसे यही बात कहता हूँ कि जितने भी फार्मूले हैं उनकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको वो फार्मूले का रिज़ल्ट डायरेक्ट याद हो, क्योंकि डिराइवेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी बात ये है कि आपको ये छोटे मोटे टेक्निक्स आने चाहिए कि जी फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में कैसे करते हैं और उनकी डिवीजन कैसे होती है, फिर इस तरह डेसिमल्स के साथ डील करना, एस्टिमेशन आपको आनी चाहिए, परसेंटेज आप निकाल सकते हो, रेशो और प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करें। तो ये सारी चीज़ें आपका टाइम बचा सकते हैं एंट्री टेस्टों में, और बग़ैर कैलकुलेटर भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस पर मैं अलग से एक लेक्चर लाजमी करूँगा जिसमें मैं आपको वो तरीके बताऊँगा कि कैसे आप कैलकुलेटर के बग़ैर कैलकुलेशंस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो चीज़ें बताऊँगा जो आपके टेस्टों में लाजमी तौर पर आपके सामने आएंगी और वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत होगी। फ़िलहाल मैं इन टॉपिक्स के ऊपर आता हूँ। इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के एंगुलर एनालॉग्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जी। दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब उन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आपको याद हो, हमने डेफिनेशन यूँ की थी कि जी एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली किसी एक पॉइंट ए पे है और कुछ देर बाद वो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, तो सेंटर से तो चूंकि उसका डिस्टेंस सेम रहता है जिसे हम रेडियस कहते हैं, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर, तो वो तो फिक्स है। अगर सर्कुलर मोशन में है तो वो यहाँ से यहाँ तक जाता है। अब आर सेम है, लेकिन ना एक डिस्टेंस इसने एक्चुअली कवर की है अलोंग दैट आर्क। तो मैं आर्क लेंथ को यानी आर्क ए बी को मैं कह देता हूँ एस। मैंने इसका एक नाम रख दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं एस कहता हूँ। और ये जो एंगल इसने कवर किया है इसको मैं थीटा का नाम दिया है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एस जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यानी एंगल, कौन सा एंगल? ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी दैट इज थीटा एंड दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस हुआ है एंगुलरली, उसके एंगल में चेंज आई है। अब तीसरी जो क्वांटिटी यहाँ पर है दैट इज़ रेडियस, और वो फिक्स है, चाहे आप ओ ए की बात करें चाहे आप ओ बी की बात करें, दोनों आर हैं और उसको हम रेडियस लिखते हैं। अब अगर ये सिचुएशन है थीटा फॉर वेरी स्मॉल वैल्यूज डेल थीटा इज अ वेक्टर, ठीक, ये आप मानते हैं। एंड कोरेस्पॉन्डिंग arc length is a displacement vector। वो भी फिर स्ट्रेट होगी। अगर हम एंगल स्मॉल कंसीडर कर लें तो स्मॉल एंगल के लिए ये जो आर्क लेंथ है ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है। एंड फॉर सच केस वी कैन राइट कि theta equals s divided by r. It is the ratio of arc length and radius। by definition भी थीटा को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, प्लेन एंगल को। और जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि प्लेन एंगल असल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, किसी सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट के एंगल में चेंज। तो एस बाई आर है और ये रेडियंस में होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और अब इसमें ये डिस्टेंस गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं, या एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर भी गिवन हो, एंगल भी गिवन हो, तो आप आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं एस। याद रहे थीटा डिग्रीज में नहीं लेंगे, थीटा को रेडियंस में लेंगे। अगर डिग्रीज में भी गिवन हो तो पहले आप ये फार्मूला अगर आपको याद हो, इस फार्मूला के ज़रिए
डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सो x डिग्री इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड विथ पाई डिवाइडेड बाई 180। तो इस तरीके से आप इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, मुझे रेडियन लिखना था। सो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0.017 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है कि थीटा रेडियंस में होना चाहिए। सो फिर आप आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा गया हो तो फिर वो इस तरह होता है कि एस जो है यानी वेक्टर एस दैट इज़ डेल थीटा क्रॉस आर। सो ये डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने लिखा। दूसरा ये कि अगर इसके प्रॉब्लम के मुतालिक बात की जाए कि किस तरह इसमें प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं, तो वो यूँ होता है कि आपको कंपैरिजन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। लाइक एक डिस्क है, अब इस दफ़ा एक डिस्क है और वो डिस्क इस तरह है कि अंदर बाहर सब जो है वही सेम मटेरियल है, ठीक है। अब इस डिस्क के सेंटर में फॉर एग्जांपल हम एक पाइवट पॉइंट ले लेते हैं और हम कहते हैं कि ये डिस्क रोटेट कर रहा है। तो अगर ये डिस्क रोटेट कर रहा है तो एक पॉइंट यहाँ पे ए और एक पॉइंट यहाँ पे है बी। इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। ये बी जो है इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है और ए इस सर्कल के ऊपर घूम रहा है। अब अगर पूरी डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है तो आप जानते हैं फॉर रिजिड बॉडी द एंगुलर क्वांटिटीज, चाहे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, वो एंगुलर वाली क्वांटिटीज उनके लिए इट इज ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर सेम। तो वो सेम होगी, यानी पॉइंट ए जितना एंगल कवर करेगा रोटेशन में, पॉइंट बी भी उतना ही एंगल कवर करेगा। अगर इनिशियली फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, अगर इनिशियली मैं कह दूँ कि वो इधर है तो अब एक पॉइंट ये है और फिर फाइनली वो इधर पहुंच जाते हैं। तो अब देखें बी पॉइंट बी के ऊपर यहाँ से यहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट कोई जाए, बी यहाँ से यहाँ गया होगा तो उसने वही एंगल कवर किया है जो ए ने कवर किया है। तो एंगुलर क्वांटिटीज़ उनकी सेम होंगी। फिर अगर मैं इसकी एंगुलर टाइम भी दोनों के लिए सेम लगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बॉडी रिजिड है और ये रोटेट कर रही है तो इसकी एंगुलर क्वांटिटीज़ आपस में सेम होंगी। मैं ये लिख सकता हूँ थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, कोई से दो पॉइंट मैंने चूज़ किए, और सिमिलरली ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी, और सिमिलरली एल्फ़ा ए इज इक्वल टू एल्फ़ा बी। अगर कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहा है तो एल्फ़ा ज़ीरो भी हो सकता है, और तो लेकिन दोनों का फिर ज़ीरो होगा। अब यहाँ से चूँकि एस और थीटा हमने रिलेट कर लिया, ये सारी कंडीशंस जो हैं मैं यूज़ करूँगा मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की सलूशन में, लेकिन उससे पहले बाकी के भी रिलेशनशिप लिख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक। और फिर एक और चीज़ भी यहाँ पे अगर आप देखें तो कभी कभी सिचुएशन यूँ दी होती है कि दो मुख्तलिफ व्हील्स की बात की गई होती है किसी गाड़ी की, और वो गाड़ी आगे को जा रही होती है कांस्टेंट स्पीड से, ट्रांसलेशन मोशन कर रही होती है या वेरिएबल स्पीड भी हो सकती है। लेकिन अगर गाड़ी आगे को जा रही है, लीनियर मोशन कर रही है, तो उसके टायर जो हैं वो ऑब्वियसली रोटेशन कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में लीनियर क्वांटिटीज़ दोनों टायर्स के वो सेम रहेंगी। अगले टायर की जो है लीनियर में कोई पॉइंट आपने चूज़ किया है और एक पॉइंट आपने पिछले टायर में चूज़ किया है, तो उन दोनों की लीनियर मोशन सेम रहेगी। रोटेशनल मोशन डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करता है रेडियस क्या है टायर्स का वगैरह, तो उस पर भी बात करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि गाड़ी आगे जा रही है, लीनियर क्वांटिटीज़ भी सेम हो सकती हैं, एस ए इज इक्वल टू एस बी और वी ए इज इक्वल टू वी बी और एल ए फॉर ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑब्जेक्ट बी, तो ये भी उधर लिखेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्या करता हूँ मैं, एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात की जाए कि वो लीनियर वेलोसिटी के साथ किस तरह रिलेटेड है,
तो आप जानते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में s इज इक्वल टू आर थीटा और डिनोमिनेटर में टाइम है, थीटा बाई टाइम जो है वो ओमेगा है, सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। और आपको पता ऑलरेडी ये पता है कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, एंगल साइन थीटा लिखते हैं। तो इस तरह हो सकता है अगर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो फिर आप जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंशियल क्वांटिटीज़ आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अमूमन हम ये नहीं लिखते, लेकिन ये जनरल फॉर्म है और इसकी डायरेक्शन n है। n जो है आपको इस वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है, तो n इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा एंड n इज़ परपेंडिकुलर टू r। तो ना ये रेडियस की डायरेक्शन में होता है और ना एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होता है, तो इसका मतलब है टेंजेंशियल होता है, सर्कल का टेंजेंट होता है। और एंगुलर वेलोसिटी की तो आप डायरेक्शन जानते हैं, उसमें आपने ऑलरेडी ये देखा था कि जी अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होती है और उसको हम राइट हैंड ग्रिप रूल के ज़रिए से स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट्स पे आते हैं। ठीक, एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेटेड है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, चूँकि a इज इक्वल टू p बाई टी, स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम, और आप जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इसको टाइम पे डिवाइड करें आपको क्या मिल जाता है r, और ओमेगा बाई टी अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन, सो a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो a इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस r, और a जो है अब ये बड़ा अहम है, a इस तरह भी लिखा जा सकता है r अल्फ़ा साइन ऑफ theta with some unit vector n, but that unit vector is neither in the direction of r nor in the direction of alpha, so n is perpendicular to r, n is perpendicular to alpha। अब चूंकि न ये रेडियस की डायरेक्शन में है और न ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में है, तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। a t is tangential acceleration, एंड इसके साथ मैं छोटा सा टी सबस्क्रिप्ट में लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। अदरवाइज़ ये अगर आप जनरली आम रूटीन में इसको यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ये सबस्क्रिप्ट लिखें, लेकिन ई टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को शो करता है, और वो इसलिए कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, ना ये रेडियस की डायरेक्शन में हो सकता है और ना एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में अल्फा है और रेडियस तो खुद अपनी डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ए इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज़ एट 90 डिग्री टू द रेडियस, ये बात याद हो। और अब हम जैसा कि मैंने कहा इन शॉर्टकट्स को यूज़ करेंगे। तो किसी पंखे की अगर बात की जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैन है, एक पंखा है, और उस पंखे की 3 पर मैं कोशिश कर लेता हूँ बना लूँ, और उस पर कोई से 2 पॉइंट्स हम बना लेते हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। और आपसे कहा जाए कि जी जब ये पंखा चलता है तो इस पंखे की कोई एंगुलर स्पीड होती है एंड दैट इज़ ओमेगा। सो ये चूँकि यहाँ पे बता चुका हूँ कि ओमेगा ए और ओमेगा बी आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ये रोटेट करेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट्स भी होंगी, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि थीटा ए और थीटा बी ये भी आपस में बराबर होते हैं। और तीसरी चीज़ अल्फ़ा ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बी। तो आप में से कोई भी चीज़ पूछे, अगर कहा जाए कि इसकी वेलोसिटीज का रेशो बताएं, तो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटीज में रेशो पूछी है, मैं ब्लैक से लिखूँगा। वी ओमेगा क्या है आप जानते हैं कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर लिख लें वी डिवाइडेड बाई आर ऑब्जेक्ट ए वाले, और वी डिवाइडेड बाई आर ऑब्जेक्ट बी वाले।
तो उसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो वी ए डिवाइडेड बाई वी बी इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई आर बी। ये ऊपर चला गया और वो नीचे, यानी इन दो ने आपस में अपनी जगह एक्सचेंज की। तो वी ए बाई वी बी इज आर ए बाई आर बी। तो जो दूर होगा वो तेज़ जाएगा, जो करीब होगा वो स्लो जाएगा। और ये इसलिए कि इस बी को लंबा चक्कर काटना पड़ेगा और ए को छोटा चक्कर काटना पड़ेगा और दोनों को टाइम सेम लगेगा, इसलिए बी को तेज़ जाना चाहिए, ए को स्लो जाना चाहिए। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि किसी रिजिड बॉडी के किसी दो पॉइंट्स का कहा जाए, यानी अगर उन दोनों पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटीज सेम होंगी तो लीनियर वेलोसिटीज का रेशो सिंपली रेडियाई का रेशो होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स सेम हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स का जो रेशो है वो उनके रेडियाई के रेशो के बराबर होगा। और एट द सेम टाइम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी यही होगा। एक पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई दूसरे पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्टली उनके रेडियाई के रेशो से आपको मिलेगी आर ए बाई आर बी। तो ये बड़ा आसान सा एक शॉर्टकट बन जाता है कि आपको बस सिर्फ इतना देखना है कि एंगुलर क्वांटिटी सेम है या नहीं। तो अगर एंगुलर क्वांटिटी सेम है तो लीनियर क्वांटिटीज़ का रेशो सिंपली रेडियाई के रेशो के बराबर है तीनों के केस में। अब ये देखते हैं कि जब लीनियर क्वांटिटीज सेम हो तो क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अक्सर गाड़ी वगैरह की अगले और पिछले टायर की एग्जांपल दी जाती है और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि लीनियर क्वांटिटीज़ आपस में सेम है, एस ए और एस बी आपस में सेम है, या वी ए और वी बी आपस में सेम है, या एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी ये आपस में सेम है। तो ऐसी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर ए थीटा ए इज इक्वल टू आर बी थीटा बी। और यहाँ से अगर आप थीटा ए डिवाइडेड बाई थीटा बी एंगुलर क्वांटिटीज़ का रेशो देखें तो वो आर ए यहाँ ऊपर है तो उधर जाकर नीचे चला जाएगा, आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। अब यहाँ पर किस्सा मुख्तलिफ है। लीनियर क्वांटिटीज़ का रेशो सिंपली रेडियाई के रेशो के बराबर था तब जब एंगुलर क्वांटिटी सेम थी। अब एंगुलर क्वांटिटीज़ का रेशो रेसिप्रोकल ऑफ लीनियर रेडियाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा ए ऊपर है, वहाँ पर आर बी ऊपर है, तो इसलिए थीटा फिर इन्वर्सली रिलेटेड होगा रेडियस के। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट करीब है और हम कहते हैं कि जी लीनियर मोशन सेम है तो उसे दो चक्कर लगाने पड़ेंगे ताकि वही डिस्टेंस कवर करे, तो इसलिए थीटा और रेडियस इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन इस तरह होता है कि दो टायर्स हैं जिनके रेडियाई का रेशो 1:2 है या 1:3 है, उनकी एंगुलर वेलोसिटीज़ के दरमियान रेशो बताएं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के दरमियान रेशो बताएं या एंगुलर एक्सेलरेशंस के दरमियान रेशो पूछें, तो फिर आपने सिंपली वो 1:3 को 3:1 करना है, उल्टा करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ओमेगा के केस में भी आपने यही कहना है कि ओमेगा ए डिवाइडेड बाई ओमेगा बी इज सिंपली आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। तो जो रेडियाई का रेशो दिया है उसको उल्टा करें। और सिमिलरली A of point A of point B that equals RB divided by RA। तो अगर लीनियर क्वांटिटी सेम है तो एंगुलर क्वांटिटीज़ का रेशो उनके रेडियाई के रेशो का रेसिप्रोकल होता है, उसका उलट होता है। तो इस तरह से आप इससे मिलते जुलते प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। अब एक और बात भी यहाँ पे बता दूँ, मैंने कहा कि जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आपने देखा होगा कि या ख़ुद भी शायद बचपन में टायर को भगाया होगा, हम बच्चे होते थे तो टायर को जो है भगाते थे या उस स्टिक के ज़रिए उसको बीट करते थे। तो ऐसी सूरत में हम टायर के किसी पार्ट के ऊपर एक फोर्स लगाते थे, किसी चीज़ के ज़रिए इसको क्या करते थे, यहाँ पे फोर्स लगाते थे और वो फोर्स जो है टेंजेंशियल होता, परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता, इसलिए उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती वो भी टेंजेंशियल होती। तो अब वो अलग एक्सेलरेशन है, आगे जाकर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे जो कि रेडियस की डायरेक्शन में होती है। तो ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसको इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, E इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब देखें ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल होगी ओमेगा स्क्वायर के साथ रिलेटेड, तो इसको मिक्स नहीं करना। ये ए जो है ए टी, ये आर एल्फा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। तो बाकी मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामान।